हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एसीएम एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट कराया गया था बाय साउथ सेंट्रल रेलवे ऑन द डेट 10th जनवरी 2021 में। तो उसमें पूछे हुए एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करिएगा जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अपॉर्शनमेंट ऑफ अर्निंग्स इज कोऑर्डिनेटेड बाय। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपॉर्शनमेंट ऑफ अर्निंग होती क्या है। अपॉर्शनमेंट ऑफ अर्निंग इज अ की वर्ड यहाँ पे है। तो पासिंग ऑफ द शेयर ऑफ अर्निंग टू दोज रेलवेज हु हैव कैरीड द ट्रैफिक बुक्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसे हमारा रेलवेज है पूरा वो जोन में बटा हुआ है। तो सपोज कोई पैसेंजर और फ्रेट है, उसको भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली जाना है। तो उस केस में भुवनेश्वर क्योंकि ईसीओआर जोन में आता है और न्यू दिल्ली एनआर जोन में आता है। तो यहाँ से ईसीओआर से एनआर जोन में जाने पर उसको, अगर सपोज मैं बात करता हूँ यहाँ पे भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए, तो भुवनेश्वर से दिल्ली के केस में जो है तो उसको ईसीओआर जोन, एसईसीआर जोन, डब्ल्यूसीआर जोन, एनसीआर जोन और एनआर जोन, इन जोन से ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस केस में जितनी डिस्टेंस वह जिस जोन में ट्रेवल कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में उसको उसका प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ अर्निंग। तो यहीं से उसकी अर्निंग जो है वह डिसाइड होती है। तो जोनल रेलवे इज कंसीडर्ड एज द प्रॉफिट सेंटर, ओके, वेयर एज डिविजन्स आर एज द कॉस्ट सेंटर। ठीक है। तो इसको इस को पूरे को सिस्टम्स को एक तरह से सेटअप करने के लिए और साथ में इसमें डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, रिकॉन्सिलिएट करने के लिए जो है एक सिस्टम तैयार किया गया, दैट इज सेंट्रलाइज्ड अपॉर्शनमेंट सिस्टम, CAS, सेंट्रलाइज्ड अपॉर्शनमेंट सिस्टम, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड डेवलप्ड बाय राइट्स। इसको राइट्स द्वारा जो है तो सेटअप किया गया, राइट्स द्वारा सेंट्रलाइज्ड अपॉर्शनमेंट सिस्टम, एंड इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय वेस्टर्न रेलवे। ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? दैट इज कोऑर्डिनेटेड बाय वेस्टर्न रेलवे। ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे तो रेलवे को अर्निंग्स बेसिकली जो होती है वह कहाँ से हो रही है बेसिकली, अगर हम बात करें अर्निंग्स की तो PRS हो गया एक हमारा अर्निंग का मेन सोर्स, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है। UTS हो गया। ठीक है। UTS हो गया, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम्स हो गया। ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर PCT, BPT, तो PCT मीन्स व्हाट, प्रिंटेड कार टिकट्स। ठीक है। BPT ब्लैंक पेपर टिकट्स और गुड्स। बेसिकली इनकी जो अर्निंग्स है यहाँ पे, तो PRS और UTS की जो अर्निंग है वह कहाँ से उसका जो डेटा है वह आ जाता है क्रिस के द्वारा। क्रिस है PRS एंड UTS डेटा, और वह जो है राइट्स को दे देता है पूरी तरह से कंपाइलेशन के लिए। और इसी तरह PCT, BPT और गुड्स का जो डेटा है वह जोनल रेलवेज जो है तो राइट्स को देते हैं। ठीक है। इनके लिए कुछ मंथ की कोई डेट डिसाइड है कि इस तारीख को यह डेटा जो है राइट्स के पास पहुंच जाना चाहिए और राइट्स को कंपाइल करता है। ठीक है। और विद कोऑर्डिनेशन ऑफ वेस्टर्न रेलवे that will be determined by the apportionment of earnings. ओके। तो इस तरह से ये प्रोसीजर अपनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा अपॉर्शनमेंट ऑफ अर्निंग इज कोऑर्डिनेटेड, पूछा जा रहा है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन तो किसका है, दैट इज वेस्टर्न रेलवे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज impressed cash supplied to station is to be shown on dash dash side of balance sheet। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ साइड, दैट इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। नेक्स्ट इज एज पर शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शंस TIAs, ओके, TIAs आर रिक्वायर्ड टू इंस्पेक्ट ए क्लास स्टेशंस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओल्ड कैटेगरी, once in every dash dash month। ऑप्शन ए इज 2 month, ऑप्शन बी इज 3 month, ऑप्शन सी इज 4 month, ऑप्शन डी इज 6 month। ठीक है। तो यहाँ पे TIA की वर्ड है। यहाँ पे TIA का फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे ट्रेवलिंग इंस्पेक्टर ऑफ स्टेशन अकाउंट्स। ओके।
तो जैसा कि हमें पता है जो अर्लियर क्लासिफिकेशंस था, जो नंबर ऑफ स्टेशंस की कैटेगरी थी वह 7 कैटेगरीज थी। A1 कैटेगरी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, ई कैटेगरी, एफ कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ पैसेंजर अर्निंग्स। ठीक है, लेकिन 2018 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, पैसेंजर अर्निंग्स के साथ साथ नंबर ऑफ फुटफॉल्स को भी कैलकुलेट किया गया ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेशंस। तो इस बेस पर जो है जो स्टेशंस के 3 ग्रुप्स बनाए गए, एन एस दैट इज नॉन सबअर्बन, सबअर्बन और हाल्ट। और इनकी ग्रुपिंग्स जो है, जो नॉन सबअर्बन है उनको ग्रेडिंग की गई 1 to 6 में, और जो सबअर्बन है उनको 1 to 3 में, और जो हॉल्ट है उनकी ग्रेडिंग की गई 1 to 3 में। तो इस तरह से 3 ग्रुप्स बनाए गए। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे कि TIAs जो है यहाँ पे ओल्ड कैटेगरी का जो ए क्लास स्टेशन था उसको हर एक चौथे मंथ में एक बार इंस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो आंसर इज अ 4, आंसर इज अ 4, once in a every 4 month. How many times PNM meetings are organized in a year at a division level पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो PNM का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। ये बेसिकली 1952 में इस्टेब्लिश किया गया और दैट केम इनटू इफेक्ट इन 1 जनवरी 1952। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बेसिकली इट्स ऑब्जेक्टिव टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड डिफरेंसेस बिटवीन रेलवे लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रेलवे लेबर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस या डिस्प्यूट्स हैं तो उनको रिजॉल्व करने का काम जो है तो PNM मीटिंग्स, परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी मीटिंग्स है, उसमें किया जाता है। तो यह बेसिकली रेलवे बोर्ड लेवल पे और जोनल लेवल पे जो है तो वंस इन अ 3 मंथ होती है। तो 3 महीने में एक बार होती है, मीन्स ओवर होल ईयर पूरे साल में 4 बार होगी। और जबकि डिवीजन लेवल पे वंस इन अ 2 मंथ होती है, दैट इज मीन्स व्हाट, पूरे 12 महीने में जो है तो 6 बार होगी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एट अ डिवीजन लेवल, तो डिवीजन लेवल पे यह टोटल 6 बार होगी। अगर यही जोनल लेवल पे पूछा जाता तो इसका आंसर क्या होता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेगुलेशन ऑफ आवर ऑफ अ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट। ठीक है, और डील्ड इन अ चैप्टर डैश डैश इंडियन रेलवे एक्ट 1989। ठीक है, तो रेलवे एक्ट 1989 की बात की जा रही है यहाँ पे, बहुत फेमस एक्ट है जो कि 1890, इंडियन रेलवे एक्ट 1890 को रिप्लेस करा इसने। तो सबसे पहले यहाँ पे HOER की बात की जा रही है यहाँ पे, और साथ में पीरियड ऑफ रेस्ट की बात की जा रही है कि कौन से चैप्टर में है ये। तो चैप्टर 14 जो है यह डील करता है बेसिकली रेगुलेशन ऑफ आवर ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट को। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर 15 जो है वह पेनाल्टीज एंड अफेंसेस के लिए है। चैप्टर 15 किसके लिए है, पेनाल्टीज एंड अफेंसेस के लिए है। चैप्टर 11 जो है वह है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एज कैरियर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एज कैरियर्स। और जो चैप्टर 9 है वह है कैरियज ऑफ गुड्स, कैरियज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये चैप्टर नंबर 14 याद रखना है यहाँ पे, रेगुलेशन ऑफ आवर ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट। ठीक है, अंडर चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 1989। नेक्स्ट है अ रेलवे सर्वेंट ऑन EOL दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज डैश डैश, ऑप्शन ए इज नॉट entitled to leave salary, option B is entitled to leave salary, option C is entitled to half leave salary, option D is none। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड टू अ रेलवे एम्प्लॉय व्हेन नो अदर लीव इज ड्यू। ठीक है, जब भी अगर कोई अदर दूसरी लीव ड्यू नहीं होती तो इस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है तो रेलवे एम्प्लॉयज को ग्रांट की जाती है, और इस केस में नो लीव सैलरी होता है। इस केस में हियर्स अ नो लीव सैलरी। ठीक है, सो नॉट इंटाइटल्ड टू लीव सैलरी, नॉट इंटाइटल्ड टू लीव सैलरी। ठीक है, can be combined with any other leaves, okay, and not exceeds 5 year at a stretch for permanent and 3 months for temporary railway employee। Okay, next question is in which category direct recruitment is not done in railways।
ऑप्शन ए इज ग्रुप ए, ऑप्शन बी इज ग्रुप बी, ऑप्शन सी इज ग्रुप सी, ऑप्शन डी इज ग्रुप डी। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रुप ए कैटेगरी जो है बेसिकली यूपीएससी एग्जाम्स या सीआर एग्जाम्स यहाँ से आते हैं। ठीक है, ग्रुप बी एग्जाम्स जो होते हैं, ठीक है, दैट इज उसमें भी जो है तो एक तरह से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रेलवे नहीं करता। ग्रुप सी एग्जाम्स जो होते हैं वह बेसिकली आरआरबी से आते हैं, और ग्रुप डी एग्जाम्स होते हैं वो आरआरसी से आते हैं। तो इस केस में मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो ग्रुप बी एग्जाम्स होते हैं उनका जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट नहीं होता। रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स, तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो रिलैक्सेशन लिमिट है वो कितनी है, 3 साल की है, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप डी इन लेवल 1 ग्रेड पे 1800। ऑप्शन ए इज JEG, ऑप्शन बी इज SAG, ऑप्शन सी इज SS सीनियर स्केल, ऑप्शन डी इज JS यानी जूनियर स्केल। तो लेवल 1 के लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी दैट इज JEG, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। नेक्स्ट इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 इज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेंशन कैन बी कम्यूटेड बाय रेलवे सर्वेंट्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विसेज पेंशन रूल्स 1993, 40% of the pension can be commuted by the railway servant. Very important. Dash dash. Next question is dash dash form is used to nominate investigating officer. Option A is SF7, option B is SF5, option C is SF2, option D is SF11। इन जो फॉर्म्स का नंबर है इसके बारे में हमको काफ़ी अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल हर एक LDC एग्जाम्स में आप देखते होंगे कि D&AR से जो है, और जो सर्विस कंडक्ट रूल है वहाँ से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनको रिमेंबर करिएगा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे SF7। SF7 फॉर्म इज यूज्ड टू नॉमिनेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और इंक्वायरी ऑफिसर, जैसा भी बोले। SF5 हम जैसे हमें पता है मेजर पेनाल्टीज होता है। SF2 दैट इज डीमिंग रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, SF2 इज, ठीक है, रेलवे एम्प्लॉइज डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, दैट इज SF2। SF11 हमें पता है माइनर पेनाल्टीज होता है, तो SF5 इज मेजर पेनाल्टी एंड SF11 इज माइनर पेनाल्टी। SF2 रेलवे एम्प्लॉइज डीम टू बी सस्पेंडेड, एंड SF7 जो होता है वह होता है क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट इज अंडर विच रूल ऑफ DAR, दैट इज डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल, एन एम्प्लॉय कैन बी सस्पेंडेड। ऑप्शन ए इज रूल 5, ऑप्शन बी इज रूल 6, ऑप्शन सी इज रूल 8, ऑप्शन डी इज रूल 9। तो यहाँ पे हमको DAR का रूल नंबर ध्यान रखना पड़ेगा। ये रूल नंबर 5 जो है वह बताता है क्या, सस्पेंशन को। किसको बताता है, सस्पेंशन को, और पूछा जा रहा है यहाँ पे एम्प्लॉय के सस्पेंशन के रिलेटेड, तो यहाँ पे आंसर होगा रूल नंबर 5। ओके, रूल नंबर 6 देख लेते हैं। रूल नंबर 6 बताता है पेनाल्टीज के बारे में। रूल नंबर 7 बताता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज के बारे में। रूल नंबर 8 बताता है अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, और रूल नंबर 9 बताता है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टीज। तो रूल नंबर 9 को भी याद रखिएगा, प्रोसीजर मेजर पेनाल्टीज को इम्पोज करने के लिए क्या प्रोसीजर है वह रूल नंबर 9 बताता है, और रूल नंबर 6 पेनाल्टीज को बताता है। तो प्लीज इन रूल्स को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मैक्सिमम LAP दैट कैन बी ग्रांटेड एट अ टाइम इज रेस्ट्रिक्टेड टू, तो एक बार में जो है तो कितनी LAPs जो है तो इशू ग्रांट की जा सकती है, तो आंसर इज 180 डेज। आंसर इज 180 डेज, मैक्सिमम 180 डेज कैन बी ग्रांटेड एट अ वन स्ट्रेच। ओके, दैट इज अप्रॉक्स 6 months। Next is no railway employees granted leave of any kind for continuous period exceeding, option A is 5 years, option B is 2 years, option C is 1 year, option D is none। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज 5 years। ठीक है,
नेक्स्ट इज एट प्रेजेंट डैश डैश पे लेवल इन अ पे मैट्रिक्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज 18, ऑप्शन बी इज 17, ऑप्शन सी इज 16, ऑप्शन डी इज 15। ये पूछा जा रहा है कि अभी जो 7 CPC है उसमें जो मैट्रिक्स है ना, उसमें टोटल कितने पे लेवल है उसमें। तो ऑप्शन ए इज 18, ऑप्शन बी इज 17, ऑप्शन सी इज 16 एंड ऑप्शन डी इज 15। तो आंसर इज 18। ठीक है, तो 7 CPC जो है तो वो बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्रेड वाइज अगर बात करें तो 1800 टू जो 2800 है वह लेवल 1 टू लेवल 5 में है। 2800 ग्रेड पे तक का जो एम्प्लॉय है वह लेवल 5 तक में रहेगा। ठीक है, जिसका बेसिक पे जो होगा वह कितना होगा 5200 से 20200 तक। ठीक है, और इसके बाद जो पे बैंड 2 आता है वह लेवल 6 से लेवल 9 तक होता है, दैट इज 4200 ग्रेड पे से 5400 ग्रेड पे। दैट इज उसका जो पे बैंड होता है वह कितना होता है 9300 से 34800। ठीक है, और इसके बाद जो लेवल 10 से लेवल 12 आता है वह होता है यूपीएससी वाला कैंडिडेट। दैट इज उसका जो बेसिक होता है वह अगर हम ग्रेड पे की बात करें यहाँ पे तो 5400 से 7600 है ना, 5400 टू 7600 ग्रेड पे का बंदा होता है ना, या बंदी होती है। ठीक है, और जिसका जो बेसिक होता है वह 15,600 से 39,100 रुपए तक होता है। और पे बैंड 4 जो होता है अगर बात करें यहाँ पे तो लेवल 13 से लेवल 14, और उसका जो एक तरह से ग्रेड पे होता है वह 8700 से लेके 10,000 रुपीज तक होता है ग्रेड पे, 10,000 ग्रेड पे। और इसका जो बेसिक होता है वह 37,400 से 67,000 तक होता है। और इसके बाद आता है HHG स्किल्स जो कि लेवल 15 से लेवल 18 तक होता है, और जिसका जो बेसिक पे होता है वह 67,000 से लेके 90,000 तक होता है। ओके, तो इस तरह से जो है टोटल 4 पेमेंट्स और HHG स्केल्स में टोटल 18 लेवल्स में जो है यह मैट्रिक्स बनाई गई है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन, तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है पेंशन के लिए वो कितनी है 20 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ पेंशन गिवन एज ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट प्रेजेंट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पेंशन गिवन एज ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए कितने भी 30% जो है तो दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज मैंडेटरी, यहाँ पे लिखा है नॉट मैंडेटरी, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, इज TA, that is traveling allowance, admissible to a suspended employee for attending inquiry outside his headquarter? That is true, that is true। जो TA है वह एडमिसिबल होता है, ठीक है, फॉर अटेंडिंग द इंक्वायरी आउटसाइड हिज हेडक्वार्टर। ओके, सो इस तरह से टोटल हमने 19 क्वेश्चंस को एग्जाम में जो पूछे गए थे उनको रिव्यू किया और साथ में उसके आंसर्स किए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और साथ में वीडियो को अपने नियर एंड डियर वन स्टाफ्स कलीग्स के साथ शेयर करिएगा, और साथ में हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।